हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और आशा करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 भी देख लिया होगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा उत्पला ऊतक होता है वो संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि क्यों करता है, यानी कि जो हमारा उत्पला ऊतक है वो संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि क्यों करता है, बल्कि हमारे दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि क्यों नहीं करता। यानी कि और भी तो हमारे ऊतक होते हैं, जैसे पेशीय ऊतक होता है हमारा और तंत्रिका ऊतक होता है। तो बट हमारा जो उत्पला होता है वो संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि करता है, बल्कि ना तो वो पेशीय ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है और ना ही तंत्रिका ऊतक के ऊपर ही वृद्धि करता है। तो ऐसा क्या है जो हमारा उत्पला ऊतक है वो संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि करता है। तो डायग्राम से समझाऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान लगा के समझे। ये क्या है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, अब संयोजी ऊतक के ऊपर क्या पाई जाएगी, हमारी आधारीय कला। ये क्या है हमारी आधारीय कला। आधारीय कला यानी कि ये जो नीले कलर से दिख रही है आपको, ये क्या है हमारी आधारीय कला। और आधारीय कला के ऊपर क्या पाया जाता है हमारे उपकला ऊतक की कोशिका, यानी कि जो हमारी आधारीय कला है इसके ऊपर क्या पाया जाता है हमारा उपकला ऊतक, यानी कि उपकला ऊतक की कोशिकाएं। तो ये क्या है हमारे उपकला ऊतक की कोशिकाएं। क्या है ये हमारी उपकला ऊतक की कोशिकाएं। तो ये जो हमारे उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं ये क्या है, देखो इनके बीच में क्या दिख रहा है, हमें गैप दिख रहा है। तो ये हमारा कौन सा गैप गैप होगा, यानी कि कोशिकाओं के बीच का अंतर दिख रहा है, यानी कि इस वाली कोशिका और ये वाली कोशिका के बीच में क्या है हमारा गैप। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कोशिकाओं के बीच का अंतर, ये बोल सकते हैं हम कोशिकीय अवकाश, यानी कि इसे हम कोशिकीय अवकाश भी बोल सकते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा गैप है, ये और ये, इसे हम क्या बोल सकते हैं कोशिकीय अवकाश। ये क्या है हमारा कोशिकीय अवकाश। कोशिकीय अवकाश यानी कि कोशिकाओं के बीच का अंतर। तो ये जो हमारी कोशिकाओं के बीच का अंतर है ये क्या है, बहुत कम है। यानी कि देखो कोशिका हमारी बड़ी है और ये जो है इनके बीच का अवकाश क्या है हमारा छोटा है। यानी कि हम क्या सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा कोशिका अवकाश है ये क्या है बहुत कम है। यानी कि जो ये है कोशिकाओं से कम है, यानी कि हमारी कोशिका बड़ी है और ये अवकाश छोटा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कोशिकीय अवकाश है ये कैसा है, बहुत कम अवकाश है। यानी कि जो हमारा कोशिकीय अवकाश है ये कैसा है, बहुत कम, बहुत कम। अब जो ये हमारा कोशिकीय अवकाश है इसके अंदर क्या भरा होगा हमारा अंतरा कोशिकीय पदार्थ। यानी कि जो हमारा कोशिकीय अवकाश है, कोशिका के अवकाश के अंदर क्या होगा कोशिकीय पदार्थ, जिसे हम अंतर कोशिकीय पदार्थ भी कहते हैं। ये क्या हमारा कोशिकीय अवकाश, ओ सॉरी अंतरा कोशिकीय पदार्थ, अंतरा कोशिकीय पदार्थ। और हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी कि ये क्या हमारा अंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखो जब हमारा अंतरकोशीय अवकाश कम है, यानी कि ये वाला जो अवकाश है हमारा ये कैसा है, ये बहुत कम है, तो इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जो इसके अंदर कोशिकीय पदार्थ है वो भी तो हमारा बहुत कम होगा। जब हमारा अवकाश ही बहुत कम है तो इसके अंदर जो हमारा अंतर कोशिकीय पदार्थ होगा वो भी कैसा होगा, वो भी हमारा बहुत कम होगा। यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स है ये कैसे होगा, ये भी बहुत कम होगा, बहुत कम। अब देखो ये जो हमारे कोशिकाओं के बीच का अंतर है, यानी कि जो हमारा कोशिकीय अवकाश है ये कैसा है, बहुत कम, जिसके कारण इसमें जो हमारा अंतर कोशिकीय पदार्थ यानी कि मैट्रिक्स है वो भी बहुत कम है।
अब जो हमारी जो रक्तवाहिनी होती है वो क्या कहाँ पाई जाती है, हमारे कोशिका पास या अंतर कोशिकीय पदार्थ में हमारी रक्तवाहिनी पाई जाती है, जिनसे हमारी जो कोशिका पोषण लेती है और ऑक्सीजन लेती है। तो जब देखो यहाँ पे हमारी रक्तवाहिनी क्या अनुपस्थित होंगी, यानी कि जब हमारा कोशिका अवकाश कोशिका अवकाश बहुत कम है, यानी कि अंतर कोशिकीय पदार्थ भी हमारा बहुत कम है। जब यहाँ पर कोशिका अवकाश ही बहुत कम है तो यहाँ पे हमारी रक्तवाहिनी कैसे हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी रक्तवाहिनी अनुपस्थित होती है, यानी कि इसमें रक्तवाहिनी हमारी अनुपस्थित होती है। रक्तवाहिनी का अनुपस्थित, जहाँ पर हमारी रक्तवाहिनी अनुपस्थित होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम असंवहनीय ऊतक, यानी कि इसमें हमारी रक्त वाहिनी का क्या है अनुपस्थित है, तो ये कैसा ऊतक होगा, ये होगा असंवहनीय ऊतक। असंवहनीय ऊतक यानी कि कैसा ऊतक है, असंवहनीय ऊतक है। तो देखो जब इसमें रक्त वाहिनी का हमारी अनुपस्थित है तो ये जो हमारे उपकला ऊतक की जो ये वाली कोशिकाएं हैं ये अपना पोषण कहाँ से लेंगी, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से लेंगी, यानी कि जो हमारी जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यहाँ पर रक्त वाहिनी नहीं है तो ये जीवित नहीं रहेंगी। तो इन्हें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि ये यहाँ से क्या ले लेती है, रक्त ले लेती है, रक्त से अपनी ऑक्सीजन भी ले लेती है और अपना पोषण पदार्थ भी ले लेती है। आप कहोगे भैया बात तो वही है कि हमें ये तो बताओ संयोजी ऊतक के ऊपर ही वृद्धि क्यों करती है। तो जो हमारे जो संयोजी ऊतक होता है इसमें सबसे ज्यादा रक्तवाहिनी उपस्थित होती है, यानी कि संयोजी ऊतक में सबसे ज्यादा रक्तवाहिनी उपस्थित होती है। ये जो हमारा संयोजी ऊतक है इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा रक्तवाहिनी उपस्थित होती है, सबसे ज्यादा रक्त वाहिनी का उपस्थित, यानी कि जो हमारा संयोजी ऊतक है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा रक्त वाहिनी का उपस्थित होती है, इसलिए ये जो हमारा उपकला ऊतक है वो संयोजी ऊतक पर ही वृद्धि करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रक्त वाहिनी उपस्थित है। तो यानी कि जो यहाँ से ये अपना पोषण लेगा और ऑक्सीजन लेगा तो हमारे संयोजी ऊतक पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा रक्त वाहिनियां पाई जाती है, यानी कि हमारे संयोजी ऊतक को पता भी नहीं चलेगा और हमारी जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं इससे अपना पोषण भी ले लेंगे और ऑक्सीजन भी ले लेंगे, यानी कि जो हमारे उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो संयोजी ऊतक पर इसलिए वृद्धि करती है ताकि वो उनसे अपना पोषण ले सके। तो ये लाइन में लिख दे रहा हूँ, उपकला ऊतक की कोशिकाएं कोशिकाएं पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर वृद्धि करती हैं, यानी कि जो हमारा उपकला ऊतक है, जो हमारे उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं वो पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर वृद्धि करती हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछे, मैं अगले लेक्चर में उसे बता दूंगा। अभी इसे नोट कर लें। अब हमारे जो शरीर में कुछ जगहों पर घनाकार या स्तंभकार जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मुक्त सतह पर क्या पाया जाता है, या तो चिड़िया यानी कि पक्षमार्ग पाया जाएगा या माइक्रोबलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे। यानी कि जो हमारे शरीर में कुछ जगहों पर जो हमारी घनाकार या स्तंभकार कोशिकाएं हैं उनकी जो हमारी मुक्त सतह है उन पर या तो चिल्ले पाया जाएगा या माइक्रोबलाई यानी कि जिन्हें हम सूक्ष्मांकुर और पक्षमार्ग कहते हैं ये पाए जाते हैं। अब जो ये हमारे सूक्ष्म मांकुर होते हैं और जो हमारी पक्षमार्ग होती है ये कैसे होते हैं दिखने में और कैसे मुक्त सतह पर ये पाए जाते हैं, तो इसे भी डायग्राम से समझेंगे हम। तो बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा ध्यान लगा के देखें। ये क्या हमारा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक
अब संयोजी ऊतक के ऊपर क्या पाई जाएगी हमारी अधारीय कला। तो ये क्या हमारी अधारीय कला। अधारीय कला। अब अधारीय कला के ऊपर हमारी क्या पाई जाती है उपकला ऊतक की कोशिकाएं। ये क्या हमारे उपकला ऊतक की कोशिकाएं। अब जो ये हमारे उपकला ऊतक की कोशिकाएं ये क्या सी कोशिकाएं हैं? या तो ये घनाकार है या फिर ये स्तंभाकार है। यानी कि ये जो हमारी कोशिकाएं हैं उपकला ऊतक की ये क्या सी कोशिकाएं हैं? या तो ये घनाकार है या फिर स्तंभाकार है। ये क्या हमारे उपकला ऊतक की कोशिका उपकला कोशिका। उपकला कोशिकाएं। यानी कि ये जो हमारी कोशिकाएं हैं ये कैसी कोशिकाएं हैं उपकला कोशिकाएं हैं। और जो ये हमारी उपकला कोशिकाएं हैं ये कैसी होंगी ये होंगी हमारी घनाकार या फिर स्तंभाकार। घनाकार या स्तंभाकार। यानी कि ये जो हमारी उपकला कोशिकाएं हैं, ये कैसी है घनाकार है या फिर स्तंभाकार है। तो ये जो ये क्या हमारी उपकला ऊतक की कोशिकाएं इनके ऊपर क्या पाई जाती है हमारी मुक्त सतह। अब जो ये हमारी मुक्त सतह है इस पर क्या पाए जाते हैं हमारे माइक्रोब्लाई। माइक्रोब्लाई कैसे होते हैं हमारे इस तरह से संरचना होती है कुछ। ये क्या हमारे माइक्रोब्लाई। माइक्रोब्लाई यानी कि सूक्ष्म अंकुर। अब जो ये हमारे सूक्ष्म अंकुर होते हैं ये देखो देखने में कैसे हैं बहुत छोटे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे माइक्रोब्लाई होते हैं ये हमारी उपकला कोशिकाओं की क्या सतह पर पाए जाते हैं मुक्त सतह पर। ये क्या ये सतह है हमारी मुक्त सतह। मुक्त सतह यानी माइक्रोब्लाई उपकला कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं बहुत छोटे या हम कह सकते हैं छोटे प्रबंधक। ये कैसे हैं छोटे प्रबंधक। या तो इन्हें कह सकते हैं हम बहुत छोटे या कह सकते हैं इन्हें छोटे प्रबंधक। छोटे प्रबंध। तो ये जो हमारे माइक्रोलाई यानी कि सूक्ष्म अंकुर होते हैं ये कैसे होते हैं छोटे प्रबंधक होते हैं। जब ये छोटे प्रबंधक होंगे तो ये क्या होंगे अगतिशील होंगे। यानी कि ये गति नहीं कर सकते तो हम लिख सकते हैं ये अगतिशील होते हैं। माइक्रोलाई यानी कि सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर अगतिशील अगतिशील होते हैं। यानी कि जो हमारे सूक्ष्म अंकुर है ये कैसे हैं अगतिशील होते हैं। अब जब ये अगतिशील होंगे और इनकी संरचना कैसी होगी खड़ी होगी। यानी कि माइक्रोप्लाई जो है हमारे मुक्त सतह पर पाए जाएंगे। तो आपको ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे ब्रश के समान संरचना हो। यानी जैसे हमारा ब्रश होता है करने वाला जिससे हम अपने टीथ साफ करते हैं या फिर जिससे हम अपने कपड़े धोते हैं। तो इसकी संरचना आपको ऐसी नहीं लग रही उस ब्रश के समान। अगर हम ब्रश को उल्टा करें देखें तो हमें कैसे दिखेगी वो इस तरह की संरचना दिखेगी। यानी कि जो हमारे उस पर रेसे होंगे वो किसका काम करेंगे माइक्रोब्लाई का काम करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि माइक्रोब्लाइट के कारण जो हमारी उपकला कोशिकाएं की संरचना कैसी दिखती है ब्रश के समान दिखती है। यानी कि माइक्रोब्लाइट की संरचना किसके समान दिखती है ब्रश के समान। ब्रश के समान संरचना। यानी कि हमारे माइक्रोब्लाइट की संरचना ये कहती है ब्रश के समान संरचना है। अब जो हमारा माइक्रोब्लाई होता है इसका क्या कार्य होता है। अब देखो माइक्रोब्लाई कहाँ पाई जा रही है उपकला कोशिकाओं की मुक्त सतह पर। अब जब ये मुक्त सतह पर पाया जाएगा तो ये क्या करेगा इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ा देगा जिससे क्या होगा पदार्थों का अवशोषण ज्यादा होगा। यानी कि जो हमारे माइक्रोब्लाई का कार्य है
देखो जो हमारे माइक्रोब्लाई का कार्य है ये क्या है? सत- जो हमारी उपलब्ध ऊतक की जो कोशिकाएं हैं इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, यानी कि ये यहाँ का क्षेत्रफल, यानी कि उपलब्ध ऊतक की कोशिकाओं के ऊपर जो मुक्त सतह पाई जाती है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देगा। और जब ये हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ये फिर क्या होगा, हमारे पदार्थों का अवशोषण भी ज्यादा होगा। यानी कि सतह का क्षेत्रफल जैसे बढ़ेगा ऐसे हमारे पदार्थों का अवशोषण भी बढ़ेगा। यानी कि ये जो कार्य करता है और करता है, पदार्थों का अवशोषण भी बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारे माइक्रोब्लाई होते हैं इनकी सहायता से हमारे पृष्ठ के क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, यानी कि हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और हमारा पदार्थों का अवशोषण भी बढ़ जाता है। अब जो हमारे माइक्रोब्लाई होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में उपस्थित। ये कहा, जो हमारा माइक्रोब्लाई है यानी सूक्ष्म अंकुर ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो इसे नोट कर ले। अगर इस अब हमने सूक्ष्म अंकुर के बारे में तो पढ़ लिया, यानी कि माइक्रोब्लाई के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जो हमारे जो पश्चिमाभ होता है वो कैसा होता है, यानी कि जो हमारे चिल्ला है वो कैसा होता है, यानी कि वो हमारी उपकला कोशिकाओं की सतह पर कैसे पाया जाता है, यानी कि मुक्त सतह पर किस तरीके से का दिखता है और कैसे पाया जाता है। तो इसे भी डायग्राम से समझेंगे। ये क्या आपका उपकला, सॉरी, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक पर क्या पाई जाएगी? हमारी आधारीय कला। ये क्या है? हमारी आधारीय कला। आधारीय कला। अब हमारी आधारीय कला के ऊपर क्या पाया जाता है? यानी जो हमारी आधारीय कला होती है उसके ऊपर क्या पाई जाएंगे? हमारी उपकला ऊतक की कोशिकाएं। इसके ऊपर बना देते हैं हम उपकला ऊतक की कोशिकाएं। ये क्या हमारे उपकला ऊतक की कोशिकाएं। अब इनकी इनकी ये क्या है? मुक्त सतह। अब मुक्त सतह पर क्या पाया जाता है? हमारे चिल्लिया, यानी कि पक्षमाभ हमारे पाया जाएगा इनकी मुक्त सतह पर। उस पक्षमाभ, पक्षमाभ देखने में कैसे होंगे? ये इस तरीके के होंगे। ये क्या हमारी मुक्त सतह। मुक्त सतह। अब ये जो हमारी संरचना है, यानी ये जो कोशिकाएं, ये हमारी कौन सी कोशिकाएं? उपकला कोशिका। उपकला कोशिकाएं। ये क्या हमारी उपकला कोशिकाएं। अब जो ये उपकला कोशिकाएं हैं इनकी संरचना कैसी होती है? इनकी संरचना होती है घनाकार होती है, या तो ये या फिर स्तंभाकार होती है। घनाकार या स्तंभाकार। यानी कि हमारे उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं ये कैसी होंगी? या तो घनाकार होंगी या फिर स्तंभाकार होंगी। तो ये जो हमारी आपको रोम के समान जो संरचना दिख रही है ये काय की संरचना हमारी चिल्ले, यानी कि पक्षमाप की संरचना है ये। तो ये क्या है हमारी चिल्ले, यानी कि पक्षमाप।
अब जो ये हमारे पक्षमाभ होता है, इसकी संरचना देखो कैसी दिखाई दे रही है आपको। यानी कि इसकी संरचना जो है, एक तो ये लंबी है, यानी कि माइक्रोब्लाइट है। ये कैसी संरचना है? लंबी संरचना है। और किस तरह की दिख रही है हमें? रोम के समान दिख रही है। यानी कि हम क्या सकते हैं, लंबी व रोम के समान संरचना। लंबी व रोम के समान संरचना। या तो ये लंबे होंगे, ये कैसे हैं? लंबे हैं। यानी कि ये माइक्रोब्लाइट है जो हमारी पक्षमाभ है, वो कैसी है? लंबी है। और रोम के समान इसकी संरचना है। अब जब ये लंबे हैं और इसकी रोम के समान संरचना है, तो ये क्या कैसे होंगे? गतिशील होंगे। और कैसे गतिशील होंगे? एक विशिष्ट दिशा में, यानी कि एक समान दिशा में। यानी कि अगर इसमें से कोई हमारा पक्षमाभ इधर को गति करेगा, तो सारे पक्षमाभ ये इधर को गति करेंगे। और अगर कोई पक्षमाभ उधर को गति करेगा, तो सारे पक्षमाभ उधर को गति करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ये गतिशील है। और कैसी गति है? एक समान गतिशील है। यानी कि एक दिशा में ही गतिशील है, ये हम कह सकते हैं विशिष्ट दिशा में गतिशील। तो ये कैसे होते हैं? जो हमारे चिल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं? गतिशील। गतिशील। और कैसी गति होती है इनकी? एक दिशा में, यानी कि समान दिशा में। समान या विशिष्ट दिशा में गति। यानी कि जो हमारे चिल्ले यानी कि पक्षमार्ग होते हैं, ये गतिशील होते हैं। और एक समान दिशा में या विशिष्ट दिशा में गति करते हैं। यानी कि जो अब हमारे जो चिल्ले का जो कार्य होते हैं, वो क्या क्या कार्य होते हैं? यानी जो हमारे चिल्ले है, इसका क्या कार्य होता है हमारे अंदर? यानी कि उपकला कोशिकाओं पे इसका क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है? उपकला ऊतक पर म्यूकस के कण होते हैं। यानी कि जो हमारा चिल्लिया है, ये पक्षमार्ग है, तो इनके बीच में क्या होते हैं? हमारे म्यूकस के कण होते हैं। यानी कि इसके बीच में हमारे क्या पाए जाएंगे? म्यूकस के कण। ये क्या हमारे म्यूकस, ये क्या हमारे कण है। कण या म्यूकस भी कह सकते हैं। अब देखो, जब ये इधर को गति करेंगे या फिर इधर को करेंगे, तो ये जो हमारे कण है, ये भी तो वृद्धि करेंगे। ओ सॉरी, ये भी तो गति करेंगे। यानी कि जब हमारा चिल्लिया इधर को या फिर इधर को गति करेंगे, ऐसी ये जो कण है, ये भी गति करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा उपकला ऊतक के ऊपर जो हमारे चिल्ले यानी पक्षमार्ग पाया जाता है, वो म्यूकस तथा कणों को विशिष्ट दिशा में गति कराता है। क्योंकि ये भी एक विशिष्ट दिशा में गति करेगा, तो इसमें जो ये कण है, ये भी एक विशिष्ट दिशा में गति करेंगे। यानी कि इसका जो कार्य है वो क्या है? म्यूकस या कणों को एक विशिष्ट या समान दिशा समान दिशा में गति, समान दिशा में गति कराना है। यानी कि जो हमारे चिल्ले पक्षमार्ग का कार्य है, वो म्यूकस को या फिर जो हमारे कण है, उनको एक विशिष्ट यानी कि समान दिशा में गति कराता है। यानी कि म्यूकस के कणों को हमें गति कराने में सहायता करता है या गति कराता है। अब जो ये हमारे चिल्ले होता है, ये काय में पाया जाता है? यानी कि जो हमारे पक्षमार्ग है, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो हमारे चिल्ले होता है, यानी कि पक्षमार्ग, ये कहाँ पाया जाता है? या तो ये हमारे श्वैसनिकाओं में पाया जाता है या फिर अंडवाहिनिकाओं में पाया जाता है। या तो अंडवाहिनिका में पाया जाएगा या फिर श्वैसनिकाओं में। श्वैसनिकाओं में उपस्थित। यानी कि जो हमारे चिल्ले होता है, वो अंडवाहिनिका या श्वैसनिकाओं में उपस्थित होता है। तो इसे नोट करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट में बता दें। मैं अगले लेक्चर में उसे समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से। अभी इसे नोट कर लें। अब जो हमारी आधारी कला होती है, यानी कि जो हमारी आधारी कला है, जो उपकला ऊतक तथा संयोजी ऊतक के बीच में रहती है,
यानी कि इसका एक सिरा होता है उपकला ऊतक की तरफ और एक सिरा होता है संयोजी ऊतक की तरफ। तो इसे भी हम डायग्राम से समझेंगे तभी ये अच्छे से हमारी समझ में आएगी। यानी कि जो हमारी आधारिक कला है इसका क्या कार्य होता है और इसका श्रावण किससे होता है और ये कैसी होती है, तो इसे भी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे इसका भी डायग्राम। तो सबसे पहले हमें किसका डायग्राम बनाना, संयोजी ऊतक का। ये क्या हमारा संयोजी ऊतक। अब जो संयोजी ऊतक है इसके ऊपर क्या पाई जाएगी हमारी, यानी कि संयोजी ऊतक के ऊपर क्या पाई जाती है हमारी आधारीय कला। अब देखो आपको ऐसे नहीं लग रहा, जो हमारी आधारीय कला है इसका एक सिरा किसकी तरफ होगा संयोजी ऊतक की तरफ और एक सिरा किसकी तरफ होगा इसका उपकला ऊतक की तरफ। यानी कि नीचे वाला सिरा किसकी तरफ है इसका संयोजी ऊतक की तरफ और ये वाला सिरा किसकी तरफ है इसका उपकला ऊतक की तरफ। यानी कि इसके यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी आधारीय कला है ये दो परतों से मिलकर बनी होती है। एक सिरा होता है इसका संयोजी ऊतक की तरफ और एक सिरा होता है इसका उपकला ऊतक की तरफ। यानी कि ये क्या है हमारी आधारीय कला। आधारीय कला, अब आधारीय कला के ऊपर क्या पाया जाएगा हमारा उपकला ऊतक। ये क्या हमारा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। अब देखो जो हमारी आधारिक कला है इसकी एक परत किसकी तरफ है उपकला ऊतक की तरफ और एक परत किसकी तरफ है संयोजी ऊतक की तरफ। अब देखो जो हमारी ऊपर वाली परत है यानी जो सी उपकला ऊतक की तरफ परत है इसे हम क्या बोल सकते हैं बेसल लेमिना। बेसल लेमिना। देखो जो हमारी बेसल लेमिना आपको ऐसा नहीं लग रहा इसका निर्माण किससे होगा उपकला ऊतक से, यानी कि ये किससे मिलकर बनी है उपकला, यानी कि ये उपकला ऊतक की तरफ है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका जो स्त्रावण है उपकला ऊतक से हो, यानी कि इसका स्त्रावण उपकला ऊतक करता है। इसका स्त्रावण उपकला ऊतक से होता है। यानी बेसल लेमिना का निर्माण जो होता है यानी कि जो इस बेसल लेमिना का स्त्रावण होता है वो किससे होता है उपकला ऊतक से होता है। और जो हमारी नीचे वाली परत है ये इसे हम क्या कहेंगे यानी कि जो हमारी ये नीचे वाली परत है इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि जो हमारी संयोजी ऊतक की तरफ वाली परत है इसे हम क्या कहेंगे फिब्रस लेमिना। ठीक, फिब्रस लेमिना। और देखो आपको लग रहा होगा कि इसका स्त्राव किससे हो रहा है, यानी कि इसका स्त्राव किससे हो रहा है हमारे संयोजी ऊतक से। यानी कि इसका स्त्राव कौन करता है संयोजी ऊतक। इसका स्त्रावण संयोजी ऊतक करता है। यानी कि फिब्रस लेमिना का निर्माण जो करता है स्त्रावण जो करता है वो कौन करता है हमारा संयोजी ऊतक करता है, क्योंकि ये संयोजी ऊतक की तरफ है तो इसके स्त्रावण कौन करेगा हमारा संयोजी ऊतक ही करेगा। देखो जो हमारी वेसिकल लेमिना है ये किसकी बनी होती है, ये हमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यानी कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड व ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। यानी कि जो हमारी बेसल लेमिना है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और जो हमारी फिब्रस लेमिना है ये किसकी बनी होती है, ये हमारी कोलेजन तंतु तथा
रेटिकुलम तंतु से मिलकर बनी होती है, रेटिकुलर तंतु से मिलकर बनी होती है। कोलेजन तंतु व रेटिकुलर तंतु से बनी, तंतु से बनी है। यानी कि जो हमारी फिब्रस लेमिना है ये किससे बनी है? कोलेजन तंतु व रेटिकुलम तंतु से मिलकर बनी है। अब जो हमारी आधारीय कला है, यानी जो हमारी आधारीय कला है, हम क्या सकते हैं, जो हमारी आधारीय कला का स्त्राव होता है वो किससे होता है? उपकला ऊतक से और संयोजी ऊतक से। यानी कि हमारी आधारीय कला का स्त्रावण कौन करता है? उपकला ऊतक करता है और संयोजी ऊतक करता है, क्योंकि इसका एक सिरा किसकी तरफ है? हमारा उपकला ऊतक की तरफ, जिसे हम वेसिकल लेमिना कहते हैं, और एक सिरा किसकी तरफ है? हमारा संयोजी ऊतक की तरफ, जिसे हम फिब्रस लेमिना कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी आधारीय कला है इसके स्त्रावण कौन करता है? या तो उपकला ऊतक करता है और संयोजी ऊतक करता है। यानी कि आधारीय कला का स्त्रावण उपकला ऊतक से होता है या फिर सॉरी उपकला ऊतक से होगा या संयोजी ऊतक से होगा। यानी कि इसका स्त्रावण उपकला ऊतक व संयोजी ऊतक से होता है। अब देखो इसका स्त्रावण जब उपकला ऊतक से होगा और संयोजी ऊतक से होगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारी आधारीय कला है इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इसका स्त्रावण किससे हो रहा है? उपकला उपकला ऊतक से और संयोजी ऊतक से। तो हम कह सकते हैं हमारी आधारीय कला में कोशिका अनुपस्थित होती है, कोशिका अनुपस्थित। अब देखो जब इसमें हमारी कोशिका अनुपस्थित होगी तो ये कैसी होगी? निर्जीव होगी। निर्जीव किस लिए होगी? क्योंकि इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जा रही, और जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती वो क्या होता है? निर्जीव होता है। यानी कि कैसी होगी? निर्जीव। निर्जीव। अब देखो जब हमारी उपकला ऊतक संयोजी ऊतक से पोषण और ऑक्सीजन लेगा, तो जो हमारी आधारीय कला है ये कैसी होनी चाहिए? अधिक पारगम्य होनी चाहिए या कम पारगम्य होनी चाहिए? तो ये अधिक पारगम्य होनी चाहिए, तभी तो पोषक तत्व उपकला कोशिकाओं की तरफ जाएंगे। यानी कि उपकला कोशिका की तरफ जाएंगे जब ये ज्यादा पारगम्य होगी, तभी तो संयोजी ऊतक से पोषण किसकी तरफ जाएंगे? उपकला ऊतक की तरफ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारी आधारीय कला ये कैसी है? अधिक पारगम्य है। अधिक अधिक पारगम्य है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे विज्ञानिक चैनल पर, और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वही मैं आपको एनसीईआरटी बुक दूंगा और एनसीईआरटी बुक से बेस्ड एमसीक्यू दूंगा।